सात वचन और अग्नि को साक्षी मानकर जिस तरह 7 फेरे लिए जाते हैं और जिस तरह एक बाप अपनी जान से प्यारी नाजों से पली बेटी को सिर्फ ब्याह बंधन के नाम पर एक अनजान अजनबी के हवाले कर देता है और बेटी अपने माँ बाप की मर्जी के आगे अपना सर झुकाकर इस विश्वास पर अपना मायका छोड़कर ससुराल जाती है कि उसे वहां राम जैसा पति मिलेगा, ससुर के रूप में पिता और सास के रूप में एक माँ मिलेगी और उसे वहां वो सब मिलेगा जो उसे मायके में मिलता था। लेकिन वहां एक दुल्हन को क्या मिलता है? बस इतना ही सामान लेकर आए हो? अरे ये क्या कम है? पहली बार के लिए इतना काफी है। याददाश्त कमजोर हो गई है तुम्हारी। अरे जो इससे पहले बहू लेकर आए थे वो तो पहली बार में ही इससे दुगना माल लेकर आई थी। कम से कम 6-7 लाख का सामान था। अरे हाँ, ये शादी की गहमा गहमी में मैं पुरानी बातें सब भूल गया। अब क्या करे संतोष? करना क्या है, जरा बलीराम को तो बुलाओ। इस वक्त? हाँ इसी वक्त। अरे इस वक्त तो वो अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ अपने कमरे में होगा। इसीलिए तो कह रही हूँ कि उसे बुलाओ। जो बहू इतना मामूली दहेज लेकर आती है वो ससुराल में अपनी पहली रात अपने पति के साथ नहीं बल्कि अकेली, बिल्कुल अकेली काटती है। क्या? हाँ, और अब खड़े खड़े यही बातें करते रहोगे या जाओगे भी? जाओ। ये क्या पूर्णिमा, तुम रो रही हो? ये रोने धोने के रिवाज बहुत पुराने हो गए, अब रोना बंद करो। और वैसे भी अब तुम अपने मायके में नहीं ससुराल में हो और रोने धोने के लिए सारी उम्र तो पड़ी ही है हमारे पास। अब अपना ये प्यारा सा चेहरा मुझे दिखा दो। बलिराम! बलिराम! मैं अभी आया। बलिराम! बलिराम! बेटा बलिराम! जी आप जरा आना मेरे साथ। जी। क्या हुआ माँ, क्या बात है? अरे बेटा, ये बहू का बाप निहाल चंद तो बड़ा ही काइया निकला। अरे बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा था लेकिन हवाई जहाज दिखाकर ये साइकिल पकड़ा दी। हाँ माँ, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? लेन देन की बात तो आपको करनी थी ना। अब उसे कितना निचोड़ना है इस बात का फैसला आप लोग करें। तू भी सच कह रहा है बेटा, लेकिन इस बार हम ये खेल किसी दूसरे तरीके से खेलेंगे। हाँ बेटे, अब की बार ये खेल हम किसी अलग ढंग से खेलेंगे। तू मेरी बात सुन। हाँ माँ, मैं समझ गया। यानी अब मुझे उसे मायके भेजना होगा। गायत्री, बेटी की शादी हो गई। एक बड़ी चिंता, बड़ा बोझ उतर गया।
अब चैन आया है मन को। अरे लेकिन तुम्हें क्या हुआ? कभी कभी ऐसा लगता है हमने अपनी बेटी के साथ बड़ा अन्याय किया है, बड़ी ज्यादती की है हमने उसके साथ। अरे ये क्या कह रही हो गायत्री? क्या ज्यादती की हमने उसके साथ? जिस तरह से पूर्णिमा को रमेश पसंद था और रमेश भी पूर्णिमा को पसंद करता था, कितना अच्छा होता हम अपनी बेटी की शादी उसकी पसंद के लड़के से कर देते। मैं माँ हूँ, अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे आज भी पूर्णिमा की वो सारी बातें याद आ रही हैं। पिताजी, पिताजी, मैं रमेश को अपने साथ लेके आई हूँ। रमेश, नमस्ते जी। पिताजी, आप अगर एक बार इससे मिल लेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि मेरी पसंद बिल्कुल गलत नहीं है। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं पिताजी। मैं बहुत खुश होंगी इसके साथ। पूर्णिमा, तुम मेरी इज्जत बर्बाद करने पर क्यों तुली हो? तुम्हारी सगाई हो चुकी है बलीराम के साथ। सगाई हुई है पिताजी, शादी तो नहीं। तोड़ दीजिए ये सगाई। क्या सगाई तोड़ दूं? मेरी एक बात का जवाब दोगी तुम? जब इस रिश्ते की बात चल रही थी तब तुमने मुझे क्यों नहीं रोका? उस समय हिम्मत नहीं जुटा पाई पिताजी, डर लगता था आपसे। और अब हिम्मत जुटा ली तुमने? डर निकल गया तुम्हारे मन से? और क्या कहकर तोड़ूं मैं ये सगाई? कह दूं कि मेरी बेटी एक ऐसे लड़के से प्यार करती है जिसे मैं जानता तक नहीं, जिसके खानदान के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं। और जब लोग मुझसे कहेंगे कि अगर मैं जानता था कि मेरी बेटी किसी और से प्यार करती है तो मुझे ये रिश्ता जोड़ने की क्या जरूरत थी, ये सगाई करने की क्या जरूरत थी, तो मैं क्या जवाब दूंगा उन्हें? मजाक समझ लिया है तुमने इसे? लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे मेरा, हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ये रिश्ता, ये सगाई का बंधन दो परिवारों की इज्जत का सवाल है। और एक बात अच्छी तरह से समझ लो, बेटी मां बाप के जिगर का टुकड़ा जरूर होती है, लेकिन साथ ही साथ वो मां बाप की नाक भी होती है। नाक कट जाए तो जिंदगी मौत से बदतर हो जाती है। तुम्हारी शादी उसी घर में होगी, मनसाराम के बेटे बलीराम के साथ। और अगर तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ कदम उठाया तो मैं अपनी जान देने में जरा भी देर नहीं करूंगा। लड़के, अगर तुम्हारी रगों में शरीफ मां बाप का खून दौड़ रहा है तो तुम आज के बाद मेरी बेटी पूर्णिमा की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखोगे। तुम जा सकते हो। पिताजी, पूर्णिमा की मां, मैंने जो कुछ भी किया सोच समझकर और अपनी बेटी के भविष्य को ध्यान में रखकर किया। आजकल अच्छे लड़के मिलते कहां हैं? लड़कियां बूढ़ी हो जाती हैं अच्छे रिश्तों के इंतजार में। और मैंने जहां रिश्ता किया है वहां इतना दहेज दिया है कि वो लोग खुश होंगे। अरे, इस वक्त कौन आया है? मैं देखता हूं। अरे पूर्णिमा बेटी, तुम? दामाजी कहाँ हैं? मैं अंदर आ जाऊं? आजा बेटी, आजा आजा। माँ, सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ माँ, ठीक ही है। लेकिन बेटी, तू अकेली कैसे चली आई? वो पिताजी, ओह, सब ठीक है ना बेटी? हाँ माँ। हेलो भाई साहब, मैं आपका समधी मनसाराम बोल रहा हूँ। नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। क्या बात है भाई साहब, सब कुशल मंगल तो है ना? वो तो सब पता नहीं, मगर मैं आपको बताऊं कैसे? बात क्या है भाई साहब? वो क्या है, हमारी बहू घर पर नहीं है। न जाने किसी को बिना बताए कहाँ चली गई है वो। हम सब लोग बहुत परेशान हैं यहाँ। वो बात ऐसी है भाई साहब के वो अभी अभी यहाँ आई है। अच्छा, वो
वो आपके घर आई है? हाँ भाई साहब, अभी अभी आई है। बहुत अच्छा लगा ये सुनकर भाई साहब। हमारे सर से चिंता का बोझ हल्का हो गया। मगर आप एक बात हमारी बहू से जरूर पूछिएगा। अगर उसे अपने मायके ही जाना था तो हमसे बताकर जाती। हम उसे मना तो नहीं करते ना। तो क्या वो आपको बिना बताए यहाँ चली आई है? हाँ भाई साहब, और उसके जाने के बाद अब हम सब लोग यहाँ बहुत परेशान हो गए हैं। भाई साहब, मैंने ये सोचकर आपको फोन किया कि वो आपकी इकलौती बेटी है और अपने मायके के अलावा कहाँ जाएगी वो। ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ। मैं बलीराम को भेज दूंगा उसे लाने के लिए। अच्छा, रखता हूँ फोन। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते जी। सुनिए जी, गुस्से में तो आपने मेरी एक बात नहीं मानी और पूर्णिमा की शादी उस घर में कर दी, और आज जिन हालात में वो यहाँ आई है। गायत्री, मैं उससे कुछ नहीं पूछूंगा, लेकिन तुम उससे जरूर पूछो उससे कि वो ससुराल में किसी को कुछ बिना बताए यहाँ कैसे चली आई। लेकिन पूर्णिमा तो कुछ और ही बता रही है। वो बता रही है कि दामाद जी अपने पिताजी से अलग होकर कोई कारोबार करना चाहते हैं। कुछ रुपया तो उनके पास है और बाकी मदद वो हमसे चाहते हैं। ये झूठ है गायत्री, ये सच नहीं है। पिताजी, यही सच है। ये सच हो ही नहीं सकता। अभी अभी तुम्हारे ससुर जी का फोन आया था। उन्होंने कहा कि तुम उन्हें बिना बताए यहाँ चली आई हो। लेकिन पिताजी, यहाँ तक तो आपके दामाद ही मुझे छोड़कर गए हैं। क्या? हाँ, उन्हें किसी जरूरी काम से जाना था, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आए। बेटी, मुझे सच सच बताओ, कहीं कोई और बात तो नहीं है? और बात? और बात क्या हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अभी तक रमेश को भूल नहीं पाई? पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो उसी दिन उसे मिलना जुलना बंद कर दिया था जिस दिन आपने जान देने की धमकी दी थी। कितने लाड़ प्यार से पाला है आपने मुझे। आपके विश्वास को मैं कैसे धोखा दे सकती हूँ? और पिताजी, अगर मुझे ऐसा ही कुछ करना था तो मैं शादी से पहले भी कर सकती थी, और आप मुझे रोक नहीं सकते थे क्योंकि मैं बालिग हूं। छी, ये आप किस तरह का इल्जाम लगा रहे हैं बेटी पर? गायत्री, अब मैं किसकी बात सच मानूं? जो ये कह रही है अगर वो सच होता तो इसके ससुर की बातों से मुझे उसकी भनक जरूर मिल जाती। तुम्हें अपनी बेटी की बातों पर भरोसा नहीं है? मुझे तो इसकी एक एक बात सच लग रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमसे बेटी की आड़ में पैसा खींचने की ये एक चाल है उनकी। नहीं गायत्री, कमीने से कमीना और लालची से लालची आदमी भी इतना जल्दी अपना रंग नहीं बदलता। मुझे जिंदगी का बहुत तजुर्बा है। पिताजी, आप मेरी बात माने या ना माने, मैंने तो आपको बता दिया है कि मैं आपसे मदद मांगने के लिए आई थी, क्योंकि जिस तरह से आपके दामाद ने मुझे बातें बताई हैं, जिस तरह से इन लोगों का पिछले हफ्ते से बर्ताव रहा है, उससे तो यही पता चलता है कि मेरे ससुर में और मेरे पति में बनती नहीं है। मैं उस घर में नहीं हूं पिताजी। मेरी तो मजबूरी यह है कि मैं कुछ बोल भी नहीं सकती। मुझे इस बात का शक उसी दिन हो गया था जिस दिन आपने मुझे इस घर से विदा किया था। कोई भी बाप अपने बेटे को उस समय नहीं बुलाता जिस समय वो अपनी पत्नी के साथ हो और जो सुहाग की सेज पर बैठी हो। आप मेरा विश्वास कीजिए पिताजी, जिस समय मैंने अपने पति के साथ अग्नि के फेरे लिए, उसी समय उसी अग्नि में रमेश की सारी यादें मैंने जला दी। आप मेरा विश्वास कीजिए पिताजी। मैं जानती हूँ बेटी, तुझे अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर तेरी चिंता सही है तो तेरे पिता मदद जरूर करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? तू परेशान मत हो। चल,
तू पहले कुछ खा ले। चल। माँ, माँ, क्या है? ठीक है, ठीक है। माँ जी, वो मैं अपने मायके आपकी इजाजत लेकर ही गई थी, लेकिन मेरे पिताजी कह रहे थे कि क्या मतलब? मैंने कुछ कहा तेरे पिताजी से? आपने कुछ नहीं कहा, पर बाबूजी ने फोन करके इसके पिताजी को बोला। नहीं बेटा, यहाँ से किसी ने कोई फोन नहीं किया। अब समधी जी अपनी बेटी से ये सब क्यों कह रहे हैं? ये तो भगवान जाने या समधी जी जाने। माँ, सब जानते हैं कि बाबूजी और मेरी नहीं बनती, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि वो मेरे ससुराल में ऐसे फोन करें। मैं सोच भी नहीं सकता था कि बाबूजी ऐसा करेंगे। अरे मैंने कहा ना, यहाँ से किसी ने कुछ नहीं कहा। अब समधी जी और तेरी बीवी तेरे और तेरे बाबूजी के झगड़े को बढ़ाकर तुझे हमसे अलग करना चाहते हैं तो और बात है। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं। पूर्णिमा, तुम अंदर जाओ। लेकिन मैंने कहा ना, तुम अंदर जाओ। ठीक है। पूर्णिमा, माँ की बात का बिल्कुल बुरा नहीं मानना। ठीक है, नहीं मानूंगी। अच्छा, एक बात बताओ, जो काम मैंने कहा था वो हुआ? हाँ, सूटकेस में है। सुनो, माँ जी और बाबूजी लाख नाराज हो, लेकिन आपका उनसे अलग होने की बात करना कोई अच्छी बात नहीं है। पूर्णिमा, तुम बाबूजी को नहीं जानती, मैं जानता हूं। ये तो पिताजी ने हम पर विश्वास करके पैसे भिजवा दिए, और अब जो कदम मैंने उठाया है मैं उसे पीछे नहीं हटाऊंगा। अच्छा, ये बताओ कि कितने पैसे लाई हो? 50,000। 50,000? हाँ, शादी में बहुत खर्चा हुआ था। पिताजी का हाथ भी बहुत तंग था। ये रकम भी उन्होंने कर्ज लेकर दी है। पूर्णिमा, तुम्हारे बाबूजी कितने अच्छे हैं। तुम्हें 50,000 रुपए दिए और मुझसे जिक्र तक नहीं किया। ये अलग बात है कि 50,000 से मेरा कुछ नहीं होगा। दोस्तों और रिश्तेदारों से 2-3 लाख रुपए का और इंतजाम करना पड़ेगा, तब जाके काम शुरू होगा। पर तुमने जो मेरे लिए किया वो हर लड़की नहीं करती। आजकल की लड़कियां तो बस, सच कहूं पूर्णिमा, तुम बहुत अच्छी हो, सच। संतोष, संतोष, अरे संतोष, कहां चले गए? संतोष, क्या है? सुन रही हूँ, बहरी नहीं हूँ। सुन रही हो ना? तो ये खबर सुनकर तुम्हारे कान के पर्दे फट जाएंगे। अरे लुट गए हम, बर्बाद हो गए। हाय राम, क्या हुआ? मैं बस के अड्डे से गुजर रहा था तो वो अपने नासिक वाले बेनी प्रसाद है ना, उनसे भेंट हो गई। हाय राम, तो क्या बेनी प्रसाद ने तुम्हें लूट लिया? अरे पूरी बात तो सुनो भाग्यवान। बैठो बैठो। ये बेनी प्रसाद की बड़ी लड़की है ना, वो अब शादी के लायक हो गई है। अगर हम बलीराम की शादी उनकी बेटी तारा से करते हैं तो दहेज के अलावा 5 लाख कैश भी मिलता है। हाय, मैं मर गई, फूट गए हमारे नसीब। आप सच कहते हो जी, हम सचमुच लुट गए। अरे जो पैरों पर 5 लाख देने को तैयार हो, वो तो सोने का अंडा देने वाली सोने की मुर्गी है। हाँ, है तो वो सोने की मुर्गी, मगर यहां से भी कुछ आया होगा ना? कुछ खास नहीं बाबूजी, सिर्फ 50,000। क्या? सिर्फ 50,000? हाँ माँ, सिर्फ 50,000। और बाबूजी, उसके लिए भी मेरे ससुर को कर्ज लेना पड़ा। लगता है अब इन तिलों में तेल नहीं है।
लेकिन अब ये 10 लाख की आसामी जो है, इसका क्या करूं? इसका क्या करना है? जाकर पकड़ लो। हाँ हाँ पकड़ लूं, लेकिन इसका क्या करे संतोष? इसका भी वही करेंगे जो पहली वाली का किया। लेकिन तुम मेरी बात नहीं समझती। लेकिन छोड़ो। पहली वाली का किसी को पता चला? इसमें बलीराम की राय लेना बहुत जरूरी है। बाबूजी, आज तक मैंने आपकी बात टाली है जो अब टालूंगा, और ज्यादा से ज्यादा होगा भी क्या, फांसी तो होगी नहीं। शाबाश बेटे। बहुत अच्छे बेटे। अब भगवान का नाम लेकर शुरू करते हैं शुभ कार्य। हाँ, तो अब बताइए आप यहाँ कैसे? दरअसल बेनी प्रसाद जी, मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या परेशानी है? क्या बताओ बेनी प्रसाद जी, अभी महीने भर पहले ही मैंने मेरे इकलौते बेटे बलीराम की शादी की थी। पता नहीं पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे, कैसी बदचलन और बदमिजाज बहू मिली है हमें। हमसे बिना बताए घर से चली जाती है और फिर बेशर्म होकर घूम फिरकर वापस घर चली आती है। ऐसी आवारा और बदचलन बहू को आप वापस कैसे आने देते हैं? तो क्या करूं? लोगों के सामने अपनी इज्जत का तमाशा करूं? मेरा बली तो इस लड़की से शादी नहीं करना चाहता था। ये तो हमारी मत मारी गई थी कि इस जहर को हम अमृत समझे और मेरे सीधे साधे भोले भाले बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। बेनी प्रसाद जी चाहता है कुछ खाकर अपनी जान दे दो। अरे आप क्या कह रहे हैं मनसाराम जी? आप क्यों जान देंगे अपनी? चुटिया पकड़कर निकालिए उस लड़की को घर से बाहर, छुटकारा पाइए उससे। आखिर इस दुनिया में कोई कायदा कानून है कि नहीं? बेनी प्रसाद जी, कुछ भी करने से पहले मैं ये सोचता हूँ कि ये समाज क्या कहेगा, ये दुनिया क्या कहेगी। अरे दुनिया और समाज को मारिए गोली और पहले अपने बेटे की जिंदगी को देखिए। अभी उसकी उम्र ही क्या है? अगर उसने अपने आप को कुछ कर लिया तो सारी उम्र रोते रहेंगे आप। नहीं 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 बेनी प्रसाद जी, आप ठीक कह रहे हैं। मैं अभी घर जाकर उस काली नागन से छुटकारा पाता हूं। आपने मेरी चिंता का बोझ हल्का कर दिया, धन्यवाद। हाजी, ऐसी भी क्या जल्दी है? रुकिए और खाना वाना खा कर जाइए। अब खाना कहाँ गले से नीचे उतरेगा बेनी प्रसाद जी? वहां मेरे बेटे के सर पर सदमे की ऐसी बिजली गिरी है, शर्म के मारे उसने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। तो आज्ञा दीजिए, चलता हूं मैं। रुकिए मनसाराम जी। जी देखिए, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। मैं कुछ समझा नहीं। मैंने अभी तक तो आपको समझाया ही नहीं। अगर एक लड़की आवारा और बदचलन निकले तो इसमें आपका या आपके बेटे का क्या दोष है? छुटकारा पाइए उस लड़की से। लड़कियों की कमी तो नहीं है दुनिया में। सभी जानते हैं कि आप लोग शरीफ आदमी हैं और शरीफ लोगों की औलाद भी शरीफ ही होती है। उसे कोई भी शरीफ और सुशील लड़की मिल जाएगी। ये आप क्या कह रहे हैं बेनी प्रसाद जी? अरे कौन देगा मेरे बेटे को अपनी बेटी? मनसाराम जी, आप दोस्त समझकर मेरे पास आए हैं, मैं निभाऊंगा आपके साथ दोस्ती। मैं कुछ समझा नहीं बेनी प्रसाद जी। देखिए, आप मेरे पास राय लेने आए थे और मैंने आपको सही राय दे दी। अब बस जल्दी से उस लड़की से छुटकारा पाइए और आइए मेरे घर में शगुन लेकर, मेरी बेटी तारा के लिए। जी? जी हाँ। बेनी प्रसाद जी, बहुत बहुत मेहरबानी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी बेनी प्रसाद जी। आपने मेरे बेटे की जान बचा ली और आप तो इंसान के रूप में देवता है बेनी प्रसाद जी, देवता। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? आप धन्य है बेनी प्रसाद जी, आप धन्य है, धन्य। अरे दामाद जी, आप कैसे हो बेटा? ठीक हूं जी। कौन आया है? जी दामाद जी आए हैं। अरे दामाद जी, आप जाओ बेटा, बाबूजी के साथ बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। अच्छा? जीते रहो। क्या बात है बेटे, कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो? हाँ बाबूजी, परेशान तो हूं,
और सच बात यह है कि अब ये परेशानी छुपाई भी नहीं जा सकती। लेकिन बेटे आखिर हुआ क्या है? बाबूजी, पूर्णिमा क्या हुआ पूर्णिमा को? पूर्णिमा कल से लापता है। क्या? घर पे बिना किसी को कुछ बताए पता नहीं कहां चली गई। मुझे तो लगा कि शायद वो यहां आई होगी। वो यहां नहीं आई बेटे। यहां नहीं आई? नहीं। तो फिर कहां गई होगी? बाबूजी, घर में सब उसको तलाश कर रहे हैं, सब परेशान हैं। क्या? हाँ बाबूजी, अभी तक हमने ये बात सबसे छुपा कर रखी थी, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार हो चुका है। यहां तक कि पिछली बार जब वो यहां आई थी तो मेरी मर्जी के खिलाफ आई थी। लेकिन बेटे उसने तो कहा था कि तुम उसे यहां छोड़कर गए थे। क्या? मैं छोड़कर गया था? हाँ बेटे, और वो यहां से 50,000 रुपए भी ले गई थी। क्या? हाँ, और उसने तो ये भी बताया कि तुम्हारे और तुम्हारे पिताजी के बीच कुछ अनबन चल रही है। नहीं बाबूजी, ये सरासर झूठ है, ये बिल्कुल सच नहीं है। मुझे तो हैरत हो रही है कि उसने आपके साथ ऐसा क्यों किया। बाबूजी, मैं भगवान की सौगंध खा के कह रहा हूं, मुझे 50,000 के बारे में कुछ नहीं पता, और अगर उसे पैसे चाहिए थे तो वो मुझसे मांग सकती थी, मैं उसे देता। और आप बताइए, हमें किस चीज की कमी है? भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, फिर हम आपसे पैसे क्यों मांगेंगे? बाबूजी, अगर हमें पैसे मांगने होते तो हम शादी से पहले दहेज में डिमांड करते हैं, पर हम उन कमीनों में से नहीं है जो दहेज मांगते हैं। बाबूजी, घर में सब परेशान है, उसका फोन आए या उसका पता चले तो मुझे जरूर बता दीजिएगा। अरे सर, आप बंद कर अपनी जुबान। दुनिया में कई कमीने होते होंगे, लेकिन तुझ जैसा कमीना। ये क्या कह रहे हैं सर आप? ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। पता पूर्णिमा कहाँ है? पूर्णिमा वही होगी जहां उसे आपने भेजा था। मुझे तो पूर्णिमा से मिले ठीक 6 महीने हो गए हैं, और जब से आपने मुझे मना किया था पूर्णिमा से मिलने के लिए, तब से आज तक मैं उससे कभी नहीं मिला। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने तो यह सोचकर उसकी शादी अच्छे घर में करवा दी थी कि वो तुझे भूल जाएगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो शादी के पवित्र बंधनों को भूलकर तेरे साथ। बस कीजिए सर, बहुत बोल चुके हैं आप। लगता है आप अपने होशो हवास खो बैठे हैं। ये सच है कि मैं पूर्णिमा से प्यार करता था, और आज भी करता हूं, लेकिन पूर्णिमा जैसी शरीफ और अच्छी लड़की के जिस्म को छूने के ख्याल से भी मैं घबरा जाता हूं। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अगर इस दुनिया में पूर्णिमा नाम की लड़की शरीफ नहीं है, पवित्र नहीं है, तो पवित्र नाम की चीज से इस दुनिया का विश्वास उठ जाएगा। सर, मैं आपकी इज्जत करता हूं। मैं समझ सकता हूं कि पूर्णिमा के साथ जरूर कोई हादसा हुआ है जिसकी वजह से आप अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। अगर आपकी जगह अल्फाज मेरे अपने बाप ने भी कहे होते तो मैं उनका भी अपमान करता। मुझे सोचकर शर्म आती है कि आपने अपनी बेटी पर, उसकी निष्ठा पर, उसके चरित्र पर कीचड़ उछाला है। कैसे बाप हैं आप? कैसे बाप हैं आप? जो लड़की 20 साल आपकी नजरों के सामने रही, अगर आप उसे नहीं समझ सके तो मुझे आप पर और आपकी समझ पर, दोनों पर बहुत अफसोस है। सर, इससे पहले कि मैं होशो हवास गवा बैठूं और आपकी शान में कोई गुस्ताखी करूं, प्लीज आप यहां से चले जाइए। अरे आप कहाँ थे? आप कहाँ थे? आप बताइए ना, कहाँ थे? मत पूछ गायत्री कि मैं कहां था। मैं हर उस जगह जाकर आया हूं जहां पूर्णिमा के होने की उम्मीद हो सकती थी, पर वो नहीं मिली। गायत्री, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए।
हमारी इज्जत सरे बाजार नीलाम हो गई गायत्री। पूर्णिमा की ससुराल वालों ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई है। अब पुलिस भी उसकी तलाश करेगी। भगवान जाने वो कहां है। कौन हो तुम? पूर्णिमा। पूर्णिमा, आप यहां क्यों आई हो? क्या हमारी इतनी बदनामी काफी नहीं थी? अरे तूने तो हमें जीते जी मार डाला। कमबख्त, तू मर क्यों नहीं गई? मैं जिंदा कहाँ हूं पिताजी? मेरी लाश तो इस वक्त यहां से बहुत दूर पड़ी है। आपके सामने आपकी बेटी नहीं, उसकी आत्मा है। नहीं। ये क्या हो गया पूर्णिमा? ये क्या हो गया? अब रोने से क्या फायदा माँ? पिताजी, आपने मुझे दहेज के लोभियों के घर भेज दिया। उसी ने, यानी मेरे पति ने मुझे यहां पे भेजा था आपसे रुपया लेने के लिए। लेकिन बेटी वो तो कहता है कि उसे रुपए मिले ही नहीं और उसको रुपयों के बारे में कुछ भी पता नहीं। ये सब गलत था, ये सब झूठ था पिताजी। ये सब उनकी साजिश थी। इस सब के पीछे एक बहुत गहरा राज है। लेकिन कुछ भी हो, मैं उन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। बेटी, ये जो कुछ भी हुआ उसके लिए तू मुझे माफ कर दे। मैं तो तुझे ढूंढने के लिए रमेश के घर भी गया था। वहां मैंने उसे बहुत बुरा भला भी कहा। इस सब में उस बेचारे का क्या दोष पिताजी? मेरी इज्जत पर कोई धब्बा ना लगे, मुझ पर कोई उंगली ना उठाए, इसलिए उसने मुझसे मिलना ही बंद कर दिया था। बस एक बार शादी से पहले उसका फोन आया था, और वो भी यही बताने के लिए कि वो मेरा नाम लेकर जिंदगी गुजार देगा, लेकिन मुझसे मिलने नहीं आएगा। ये सब हुआ कैसे? मैं जानती हूँ बेटी, दहेज के लोभी पराई बेटी के साथ कुछ भी बुरे से बुरा सलूक कर सकती हैं। माँ, वो लोग बड़े चालाक हैं। ये सब अचानक ही हुआ। मुझे शक था कि उस घर में कोई साजिश चल रही है, लेकिन उन लोगों ने ये नाटक बहुत खूबसूरती से खेला। मेरे घर से भाग जाने की अफवाहें फैला दी उन लोगों ने। अब आप पुलिस के पास जाएंगे तब भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, ये मेरे सिवाय और उनके सिवाय और कोई नहीं जानता पिताजी। चाहे कुछ भी हो बेटी, लेकिन मैं उन कमीनों को छोड़ूंगा नहीं, नहीं छोड़ूंगा उन कमीनों को। कोई फायदा नहीं होगा पिताजी, आप कुछ नहीं करेंगे, कोई कुछ नहीं करेगा। अब जो भी करना है मैं करूंगी, उनसे बदला मैं लूंगी, मैं करूंगी अपना इंसाफ। मेरी अदालत होगी, मैं ही मुंसिफ बनूंगी और सजा भी मैं ही दूंगी, और आप देखेंगे। बेटी, बेटी, गायत्री, गायत्री, सच तो ये है कि पूर्णिमा का असली गुनहगार मैं हूं। अगर मैंने पूर्णिमा का हाथ रमेश के हाथ में दे दिया होता तो हमें
आज ये दिन नहीं देखना पड़ता गायत्री, हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। किसे फोन कर रहे हो रमेश? पूर्णिमा, तुम? सब लोग घर पर तुम्हारे लिए परेशान हैं। अभी मैं तुम्हारे ही घर पर फोन कर रहा था। मैं जानती हूं। लेकिन ये सब क्या हो रहा है? आखिर तुम थी कहां? मैं इस वक्त कहां हूं तुम सोच भी नहीं सकते रमेश। और मेरी लाश ऐसी जगह पर है जहां पर कोई पहुंच भी नहीं सकता। ये सब क्या कह रही हो तुम? हाँ रमेश, मैं जिस्म नहीं आत्मा हूं। पूर्णिमा प्लीज प्लीज इस वक्त मेरे साथ मजाक मत करो। सच सच बताओ तुम कहां थी? यकीन नहीं आता तो छूकर देखो मुझे। जरूर देखूंगा। पूर्णिमा तुम? हाँ रमेश, मैं दहेज की भेंट चढ़ गई। उन लोगों ने पहले मुझे बदनाम किया, मेरे चाल चलन पर कीचड़ उछाला, और वो भी इस तरह कि उनकी चाल का मुझे पता ही नहीं चला। और फिर एक दिन वो लोग मुझे कुलदेवी के मंदिर ले जाने के बहाने अपने साथ ले गए। हमारा इस एपिसोड का प्रश्न है, पूर्णिमा के बाद बलीराम और उसके माता पिता की नजर किसकी बेटी पर है और उस लड़की का नाम क्या है? प्रश्न एक बार फिर, पूर्णिमा के बाद बलीराम और उसके माता पिता की नजर किसकी बेटी पर है और उस लड़की का नाम क्या है? आपके उत्तर हमें एक प्रतियोगिता पोस्टकार्ड पर शनिवार 18 मई तक मिल जाने चाहिए। प्रतियोगिता में हमारे निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। इस प्रतियोगिता के 2 विजेता चुने जाएंगे, जिन्हें मिलेगा डाबर हाजमोला, स्वाद मस्त, हाजमा जबरदस्त और डाबर लाल दंत मंजन तकलीफें रखे दूर, मजबूती दे भरपूर की तरफ से 5-5 हजार रुपए का नकद पुरस्कार।